हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका उत्तराखंड में हिंदी ऑनलाइन कोर्स में। यह आपकी हिंदी की क्लास है। इससे पहले हम वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर पर बात कर चुके थे कि स्वर आपके किस प्रकार से किन किन वर्गीकरण में हम उनको बांट सकते हैं। जिस किसी को भी हमारा उत्तराखंड व हिंदी का ऑनलाइन कोर्स लेना है वो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगे की जो आपको क्लास है, यदि आप ये एक पेड क्लास है, यदि आपको हमारे इस कोर्स से जुड़ना है तो आपको दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तथा उसके बाद आपको एक अलग ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जहां पर आपको आगामी सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। हमारे द्वारा दिया गया ये हिंदी का कोर्स आगामी 746 पोस्ट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और जो आपकी व्यक्तिगत सहायक की जो आपकी पोस्ट निकली हुई है उनके अंतर्गत आपकी हिंदी बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तो बात करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा, क्या क्या हम इस हिंदी के अंतर्गत कर चुके हैं। तो हमारा चल रहा था वर्ण विचार। हम वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर कर चुके हैं। स्वर के अंतर्गत हमने देखा इनका वर्गीकरण, उच्चारण, काल, उत्पत्ति, जाति व उच्चारण स्थान के आधार पर इनका हमने किया वर्गीकरण। उसके पश्चात हमने इनको उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार से इनको बांटा और उनके अंतर्गत जो भी एग्जाम्पल थे वो हमने यहाँ पर देखे। उसके बाद हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वर को वर्गीकरण किया। ये आपके मूल स्वर और संधि स्वर, ये जो आपके मूल स्वर है पिछली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हमने संधि स्वर को 2 कैटेगरीज में बांट दिया, दीर्घ संधि स्वर व संयुक्त संधि स्वर। इनके बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद हमने स्वर को बांटा जाति के आधार पर। उनमें हमने सजातीय और विजातीय जो स्वर होते हैं इन्हें हमने देखा। उसके पश्चात हमने उच्चारण स्थान के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, आपके संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त, अर्ध विवर्त, व्यर्थमुखी, अवर्तमुखी, निर्नुनासिक, अनुनासिक और ये सब जितने भी प्रकार से हम स्वर का वर्गीकरण कर सकते थे और जितने भी संभव आपके वर्ण विचार से स्वर के अंतर्गत जितने भी आपके क्वेश्चन बनते थे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। चलिए तो आज की जो हमारी क्लास है वो स्वर के बाद आपकी आती है व्यंजन पर। क्या होते हैं व्यंजन, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और किस प्रकार से आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने के चांस हैं, वो यहाँ पर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए तो बात करते हैं व्यंजन के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा पिछली कक्षाओं में जो मैंने समझाया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हमने आपको बताया स्वर के बारे में, तो स्वर जिस प्रकार से आपका अ एक स्वर होता है या आ आपका एक प्रकार का आपका स्वर है, तो जो स्वर होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उनको बोलने के लिए हमें किसी अतिरिक्त या किसी स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं हेतु होती है। अपितु जबकि यदि हम व्यंजन की बात करें, तो व्यंजन आपके स्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपके पास एक व्यंजन है म। यदि हम इसमें स्वर की बात करें, इसमें एक स्वर निहित है। यदि इसको हम बाहर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पर हलंत लग जाएगा और प्लस आपका अ बाहर निकल जाएगा। कोई भी आपका यदि स्वर है तो कोई भी आपका यदि व्यंजन है तो उसके अंदर आपका कोई भी एक स्वर निहित रहता है। या हम ये कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती, अर्थात जो आपके व्यंजन होते हैं वो मुख के किसी न किसी भाग से रगड़ के स्पर्श करके निकलते हैं, या अर्थात वायु रुकावट या घर्षण के साथ निकलती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है, वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। या स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं या स्वर की सहायता से बोले जाने वाले आपके वर्ण व्यंजन कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा जो व्यंजन होते हैं उनकी जब वे मुख विवर से निकलते हैं वो अबाध गति से नहीं निकलते, मतलब वे निकलते समय वायु में कुछ रुकावट होती है या वो घर्षण के साथ निकलते हैं। उसी आधार पर हमने व्यंजन का वर्गीकरण किया है। तो कौन कौन से और किस प्रकार से उनका वर्गीकरण है ध्यान से देखते हैं। जो आपका व्यंजन का वर्गीकरण है वो 2 आधार पर है। एक आपका
उच्चारण स्थान के आधार पर और एक होता है प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान का मतलब है कि किस स्थान से, किस पर्टिकुलर स्थान से आपका व्यंजन बाहर निकल रहा है, जो आपकी वायु है वो मुख के किस स्थान से स्पर्श होके रगड़ किया घर्षण करके बाहर निकल रही है, उस आधार पर हम बोलते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर। यदि प्रयत्न की बात करें तो किसी भी व्यंजन को बोलने पर मुख के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है, जो कोशिश की जाती है, वो आपकी वर्गीकरण किया गया है। इसको हम बाद में देखते हैं, अभी देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर तो कहा गया है कि व्यंजन के उच्चारण के समय जिह्वा ये मुख के विभिन्न स्थानों कंठ, तालु, दांत इत्यादि को स्पर्श करती है। मतलब यदि हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ होती है वो मुख के विभिन्न भागों से, जैसे कंठ से, तालु से, दांत या इत्यादि को स्पर्श करती है। या जो वायु है आपकी वो कंठ से स्पर्श करते हुए आएगी, तो जिह्वा है आपकी वो तालु से स्पर्श करेगी, दांत से स्पर्श करेगी, ओष्ठ से स्पर्श करेगी। उनको स्पर्श करने के पश्चात जो आपके व्यंजन निकलते हैं तो उनको हम बांट लेते हैं इस प्रकार की कैटेगरीज में। कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब आपकी वायु कंठ से निकल रही हो तो कौन कौन से व्यंजन आपके निकलते हैं, कौन कौन से व्यंजन बनते हैं, तो आपका क वर्ग पूरा होता है। यह आपका क वर्ग आपका पूरा कंठे होता है, क्योंकि क वर्ग के उच्चारण के समय जो आपकी वायु है वो कंठ से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है और साथ में आपका ह, याद रखिएगा, ये होते हैं आपके कंठे। कंठ से वायु स्पर्श करके रगड़ के आपकी बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरे होते हैं तालव्य। तालव्य व्यंजन उस समय आपके उच्चारित होते हैं जब आपकी जो जीभ होती है, जो जीवा होती है, वो आपके जो तालु होता है उसको स्पर्श करती है। इसमें आपका च वर्ण होता है, आपका च वर्ण आपका पूरा इसमें होता है, साथ में आपका य और स, पेड़ आपका जो बड़ा स होता है वो इसके अंतर्गत आपका आता है। मूर्धन्य की बात करें तो उसके अंतर्गत आपका ट वर्ग आता है और साथ में अड और अढ़ और पेट पट स आपका यहाँ पर आ जाता है। ये जो आपके अड और अढ़ है, इनके बारे में भी हम बाद में विस्तार से बात करें हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इनके बारे में भी क्वेश्चन इनके बारे में भी आते हैं, तो इनका जो बोलने का तरीका है इनमें, और आपका ये जो तीन चीजें होती हैं, आपका यह आपका होता है उक्षिप्त, और ये आपका पंचम वर्ण आपका होता है, और एक आपका व्यंजन आपका इस प्रकार से होता है। तो तीनों में क्या समानताएं हैं, क्या तीनों से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो सब, और साथ में आपका ड और आपका ढ, इन दोनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए आगे जो होते हैं आपके वो होते हैं दंते। दंते जो होते हैं, जिह्वा आपकी दंत से स्पर्श करती है, आपका त वर्ग आपका पूरा होता है, त, थ, द, ध और न इसके अंतर्गत आपके आते हैं। उसके बाद यदि ओष्ठ से आपका स्पर्श हो तो आपके प, फ और ब, भ, म इस प्रकार से आपके व्यंजन बनते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं तो इस प्रकार से बनते हैं कि निम्न में से कौन सा तालव्य व्यंजन है या नहीं है। तो आपको चार ऑप्शन में से देखना होता है, या निम्न में से कौन सा दंत्य व्यंजन है। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन या तो है में आएगा, या आपका निम्न में से कौन सा दंत्य व्यंजन नहीं है। तो दोनों ही प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। इन चीजों को आपको कंठस्थ करते हुए चलना है। बात करते हैं दंत मूल, जिसको वर्ड से बोलते हैं निकलने वाले कौन कौन से आपके व्यंजन होते हैं। तो आपका ज आपका होता है, ज आपका र, ल और स। ये जो आपका ज है ये आपका आगत है, इसके नीचे की ओर ये जो आपको बिंदी नजर आ रही है इसको नुक्ता बोलते हैं। ये आगत व्यंजन होते हैं, ये बाहर से आए हुए व्यंजन है। इनके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। पूरे वर्ण विचार के बाद जितने भी आपके अपवादित शब्द हैं, अपवादित आपके अक्षर वर्ण हैं, उनके बारे में अलग से आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से वहां से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे होते हैं दंतोष्ठे। दंत प्लस ओष्ठे से दोनों ही प्रकार से आपके जो निकलते हैं वो होते हैं आपके व और फ। फ के नीचे भी आपका यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है, ये भी आपका एक आगत व्यंजन है। तो दोनों आपके आगत व्यंजन है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये था आपका उच्चारण स्थान के आधार पर आपके व्यंजन, उच्चारण स्थान के आधार पर आपके व्यंजन किस प्रकार से। दूसरा जो टाइप है वो है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर
हम व्यंजन को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। फर्स्ट आपका श्वास की मात्रा के आधार पर, दूसरा श्वास के कंपन के आधार पर, और तीसरा है श्वास के अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर। यदि श्वास के आपकी मात्रा के आधार पर बात करूं तो आपके 2 प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं व्यंजन को। एक होते हैं आपके अल्प प्राण और दूसरे होते हैं आपके महाप्राण। अल्प प्राण, प्राण का अर्थ होता है वायु और अल्प का अर्थ होता है आपका कम। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली जो वायु होती है उसकी मात्रा कम हो, वो होते हैं आपके अल्प प्राण। जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो मुख से निकलने वाली जो वायु होती है यदि उसकी मात्रा कम है तो वो अल्प प्राण होते हैं। प्राण का अर्थ वायु होता है। कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। अब वर्ग की बात हुई है तो जो आपको ये वाला आपको हमने जो एक टेबल बना रखी है ये आपका वर्ग है। इसको हम आपका 1, 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से हम बांट लेते हैं। तो आपका जो अल्प प्राण की यहाँ पर बात हो रही है, जो आपके अल्प प्राण की बात हो रही है उसके अंदर आपका प्रथम, तृतीय और पंचम, पहला, तीसरा और 5वां जो आपका वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। साथ में इनके अतिरिक्त कौन कौन से आपके य, र, ल, व ये भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। और साथ में आपका अढ़ जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, इसको याद रखिएगा, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो पहला, तीसरा और 5वां आपका व्यंजन हो गया वर्ग के अंतर्गत, जो इससे पीछे जो आपका वर्ग बना हुआ है। साथ में आपके य, र, ल, व हो गए और साथ में आपका एक द्विगुण व्यंजन इसके अंतर्गत होगा। दूसरा होता है आपका महाप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा क्या हो? आपकी अधिक हो, अपेक्षाकृत अधिक हो। किसकी अपेक्षाकृत? अल्प प्राण की अपेक्षाकृत अधिक हो, वे आपके व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उनमें कौन कौन से आपके हैं? तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन इसकी श्रेणी में आता है। प्रत्येक वर्ग का जो आपका क, च, ट, तब आपका जो वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसके अंतर्गत आपका द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन। और साथ में हम यहाँ पर एक शामिल कर सकते हैं तीनों ही तरह के स इसके अंतर्गत आते हैं। साथ में आपका ह आता है और आता है आपका अढ़ जो कि आपका द्विगुण व्यंजन है। तो यहाँ से आपका यदि हम अढ़ की बात करें या आपका अल्प प्राण के अंदर और अढ़ की बात करें तो यहाँ पर आपका महाप्राण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन यहाँ से इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा महाप्राण के अंतर्गत आता है या निम्न में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है अथवा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो ये था आपका कि श्वास की मात्रा के आधार पर कितनी श्वास आपकी बाहर निकल रही है। यदि कम बाहर निकल रही है श्वास तो आपका अल्प प्राण हो गया। यदि आपकी श्वास ज्यादा बाहर निकल रही है अपेक्षाकृत तो आपका यहाँ पर महाप्राण हो गया। और कौन कौन से व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं वो भी हमने यहाँ पर पढ़े। दूसरा होता है कि स्वर यंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर हम यहाँ पर व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। तो किस प्रकार से? एक होते हैं पहले जो आपके होते हैं सघोष और दूसरे होते हैं अघोष। यदि सघोष की बात करें, घोष का अर्थ होता है आपका कंपन करना। घोषत्व के आधार पर भी इसको बोलते हैं कि घोषत्व के आधार पर आपके व्यंजन की या आपकी इनकी कैटेगरीज किस प्रकार से होती है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है उनको हम कह सकते हैं कि वो आपके कौन से हैं? सघोष वर्ण हैं। कौन कौन से? उन्हीं वर्गों के अंतर्गत तृतीय, चतुर्थ और पंचम। 3, 4 और 5 आपके इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आपके तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ग है वो सघोष के अंतर्गत आता है। उसके अलावा आपके य, र, ल, व और ह भी इसमें सघोष कहे जाते हैं। साथ में आपका जो ज है वो आपका आगत व्यंजन भी सघोष कहा जाता है। और अढ़ और अढ़ दोनों ही आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। और सभी स्वर
जितने भी आपके स्वर हैं वो सभी आपके सघोष के अंतर्गत यहाँ पर आ जाते हैं। प्रश्न किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो सिंपल यहाँ से प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अंतर्गत आपको देखना होगा कि किस प्रकार से आपको हल करना है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा आपको वर्ग याद रखना है, यर लव ह याद रखने हैं, और याद रखने हैं आपको द्विगुण व्यंजन, याद रखना है आपको आगत, और याद रखना है आपको स्वर भी इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए, दूसरे होते हैं आपके अघोष। अघोष कौन से होते हैं? इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रों में कंपन नहीं होता, स्मूथली बाहर निकल जाते हैं। कोई आपकी जीभ के अंदर, कोई आपकी मुख के अंदर कंपन इसमें नहीं होगा अथवा बहुत कम होगा। कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? वो है वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन, पहला और दूसरा जो वर्ग का व्यंजन होता है वो अघोष के अंतर्गत आता है। हम वर्ग की बात कर रहे हैं तो एक बार बच्चों आपको बता दें कि वर्ग की बात होती है तो ये आपका वर्ग होता है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ये आपका, यदि इसमें आपका एक यहाँ पर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार से वर्ग बनते हैं तो ये आपके वर्ग बन जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी की बात कर रहे हैं, ये वर्ग की बात करते हैं तो आपका हम इसी की बात करते हैं। यहाँ पर ये आपके 25 यहाँ पर व्यंजन आपको दिखाए गए हैं तो इन्हीं की हम बात करते हैं। जब भी वर्ग की बात होगी तो इन्हीं, तो इस प्रकार से हम आपको यहाँ पर वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय आपके व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर अघोष के अंतर्गत आते हैं। और साथ में कौन कौन से आपके स और सो, यहाँ पर तीनों तरह के स यहाँ पर अघोष के अंतर्गत आते हैं, और साथ में आपका फ भी अघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी व्यंजन से संबंधित आपकी आखिरी क्लास बची हुई है। धन्यवाद।